और मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर से हाजिर हूँ मानव भूगोल के चैप्टर नंबर 2 को लेकर। और इस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या। यानी इस चैप्टर के अंदर हम विश्व की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि है वो शामिल रहेंगे। कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ठीक है, और जनसंख्या वितरण है वो क्या होता है। तो इस चैप्टर में इन चीज़ों के बारे में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक जो है कोटेशन डाला हुआ है, जो है आपका राल्फ वाडलो इमर्सन जो है उनका जो ये है द्वारा लिखित है। ये तो क्या है, ये इसमें क्या कहते हैं, ये कि स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्री और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि एक राष्ट्र के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए वहाँ जो है रहने वाले जो स्त्री और पुरुष हैं वो राष्ट्र को महान बनाते हैं, न कि वहाँ पर पाए जाने वाला सोना या पैसे या धन दौलत की बात करें तो वो राष्ट्र को महान नहीं बनाती है। वहाँ रहने वाले लोग राष्ट्र को महान बनाते हैं। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं और जो कष्ट झेलते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जब अन्य निंद्रागम होते हैं तो साहस दिखाते हैं, और जब अन्य भाग खड़े होते हैं तो वही लोग राष्ट्र के स्तंभों की गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे ऊंचा उठाते हैं। तो यहाँ पर जो बात कही गई है इनके द्वारा तो वो ये है कि सत्य और सम्मान की खातिर जो लोग डटे रहते हैं, कष्ट झेलते हैं, यानी कहने का मतलब है राष्ट्र के प्रति जो उनकी दायित्व होते हैं उन दायित्वों का वो क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं, और वही लोग आगे चलकर उस राष्ट्र के लिए या उस राष्ट्र के विकास के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो एक राष्ट्र को महान बनाते हैं, न कि वहाँ जो पैसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वो पैसों की वजह से राष्ट्र कभी भी महान नहीं बनता है। राष्ट्र महान बनता है लोगों की वजह से, क्योंकि महान लोग जो होंगे वो राष्ट्र के लिए महान कार्य करेंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से एक राष्ट्र है वो जाना जाता है। ठीक है, इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे मान लो कि अगर अपन भारत की बात करें तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भारत को जो है जो कई प्रकार की मिसाइलें दी। ठीक है, तो उनकी वजह से आज भारत जो है वो महान है। क्यों है? क्योंकि भारत के पास आज बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जो अद्वितीय हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आप यहाँ शामिल कर सकते हो। जैसे आज भारत की जो ख्याति है विश्व में, तो वो किसकी वजह से हुई? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उनकी वजह से ये स्थिति जो है वो जो है उभर के आई, और आज भारत विश्व पटल पर एक बड़े देश के तौर पर जाना जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी राष्ट्र होता है वो राष्ट्र महान कब बनता है? जब वहाँ के लोग जो हैं वो क्या होंगे, अच्छा काम करेंगे, बड़ा काम करेंगे। तो उन सब की वजह से भारत मतलब कोई भी देश जो है वो महान बनता है। ठीक है, तो आगे अपन इस चैप्टर में चलते हैं। तो यहाँ की अगर अपन बात करें तो क्या है कि कोई भी देश जो होता है ना, उसके निवासी उसका वास्तविक धन होते हैं। यानी देश में जो लोग होते हैं वो लोग ही उस देश का जो है वास्तविक धन होते हैं। यही लोग जो है वास्तविक संसाधन हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो वहाँ रहने वाले लोग होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? क्योंकि अगर मान लो किसी देश की जनसंख्या जो है वो बिल्कुल कम है, ठीक है, तो ऐसे में उस देश का या उस क्षेत्र का विकास है वो संभव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सहारा मरुस्थल जो है एक बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, लगभग ये 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही कम है, तो सारा जो है उसका विकास नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वहाँ लोग हैं ही नहीं। ठीक है, जनसंख्या विरल है, न के बराबर जनसंख्या है। ठीक है, तो ऐसे में विकास नहीं हो पा रहा। साइबेरिया का आप उदाहरण दे सकते हो, ग्रीनलैंड का आप उदाहरण दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं
वो इस बात को जो है प्रदर्शित करती हैं कि लोगों की जो संख्या है वो अगर ज़्यादा होगी तो ही क्या होगा, उस देश का या उस क्षेत्र का विकास संभव है। अगर ऐसा नहीं है तो विकास नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पर अब वहाँ पर संसाधन तो हैं, लेकिन उन संसाधनों को उपयोग करने वाले लोग नहीं हैं। ठीक है, तो ये आपका रहता है। अंततः एक देश की पहचान उसके लोगों से ही होती है। ठीक है, और इन सभी बातों का सार यही है कि हर एक देश जो है उसकी पहचान जो है वो वहाँ के लोगों द्वारा होती है। अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छी पहचान होगी, अगर बुरे होंगे तो बुरी पहचान होगी। जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन बहुत ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान की जो है वो विश्व पटल पर एक अच्छे राष्ट्र के तौर पर इमेज नहीं है। ठीक है, तो वो वहाँ के लोग जैसे लोग होंगे वैसे ही वहाँ का वो जो राष्ट्र है वो जो है उभर के सामने आएगा। ये जानना आवश्यक है किसी भी देश में कितनी स्त्रियां और पुरुष हैं, प्रतिवर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे, क्या वे नगरों में रहते हैं तथा गाँवों में रहते हैं, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं तथा क्या वे काम कर सकते हैं। यही वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। तो जनसंख्या का जब अपन अध्ययन करते हैं तो एक एक पहलू का अध्ययन किया जाता है, उसमें एक एक चीज़ जो है वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों की वजह से जो है हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उस राष्ट्र के बारे में, और उस राष्ट्र के बारे में जानकारी करने के लिए हमें सबसे पहले अध्ययन करना होगा वहाँ की जनसंख्या का। अगर अपन बात करें 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो विश्व की जो जनसंख्या है वो 600 करोड़ से अधिक दर्ज की जा चुकी है। यानी जैसे ही 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई है उसी के साथ जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 600 करोड़ को पार कर चुकी है। और यहाँ हम जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रतिरूपों की विवेचना करेंगे। तो यहाँ पर वितरण और घनत्व हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो उनके बारे में जो है डिटेल से अपन यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लोग कुछ निश्चित प्रदेशों में ही क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है कि भाई लोग जो हैं वो एक निश्चित क्षेत्रों में क्यों रहते हैं, जो अन्य क्षेत्र है वहाँ क्यों नहीं रहते। तो इसके पीछे का कारण है, कारण क्या है कि देखिए कोई भी जो लोग होते हैं वो ऐसे स्थानों पर रहना चाहेंगे जो स्थान जो हैं वो क्या होंगे, मानव अनुकूल होंगे। अगर मानव के अनुकूल नहीं है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, ठीक है, वहाँ की आर्थिक स्थिति है कैसी है। अगर अच्छी है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे, अगर अच्छी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में लोग वहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें विश्व की जनसंख्या जो है वो असमान रूप से वितरित है। एशिया की जनसंख्या के संदर्भ में जॉर्ज बी क्रेस की टिप्पणी है कि एशिया बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में भी यही सत्य है। तो अपन अगर बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या है वो क्या है, उसका जो वितरण है वो असमान है, यानी समान रूप से जनसंख्या का वितरण नहीं पाया जाता है पूरे विश्व में। ठीक है, इसके अलावा एशिया के संदर्भ में जो है जनसंख्या के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी ने जो है कहा था कि एशिया के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है, तो कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या है। ठीक है, तो ये बात जो है वो केवल और केवल एशिया पे लागू नहीं होती है बल्कि संपूर्ण विश्व पर लागू होती है। ठीक है, इन्होंने तो एशिया के संदर्भ में कहा है, लेकिन ये जो कथन है ये पूरे विश्व भर में भी जो है लागू होता है। यही स्थिति पूरे विश्व में रहती है। ठीक है, वहाँ भी यही स्थिति रहती है। तो ये रहेगी पूरे विश्व में भी ऐसा ही है कि बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत कम जनसंख्या है और बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो ये एशिया और विश्व दोनों के संदर्भ में ही ये चीज़ आपकी है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप। तो विश्व की जो जनसंख्या है उसका वितरण क्या होता है। जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रारूपों को हम किसी भी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करती हैं। तो जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व है वो क्या होते हैं, हम किसी भी क्षेत्र की जब जनसंख्या की जो बात करते हैं या अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में काफ़ी ज़्यादा सहयोगी होते हैं। इन दोनों की वजह से, वितरण और घनत्व की वजह से हम जनसंख्या के बहुत से पहलुओं को जान सकते हैं
जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जनसंख्या वितरण क्या होता है? नॉर्मली जनसंख्या वितरण और घनत्व जो है उनको जो लोग हैं वो एक मानते हैं। मैंने बहुत से लोगों का ये मानना है कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व है वो एक ही होता है, लेकिन वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता की अगर हम देखें तो जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जनसंख्या वितरण है वो अलग होता है, जनसंख्या घनत्व है वो अलग होता है। इन दोनों में संबंध जो हैं वो नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये अलग अलग हैं। ठीक है, या पर्यायवाची मानते हैं लोग लगभग वितरण और घनत्व को, जबकि ये दोनों ही अलग अलग हैं। क्योंकि अगर अपन वितरण की बात करें तो वितरण क्या होता है? वितरण होता है जनसंख्या का फैलाव। किसी भौगोलिक क्षेत्र पर जो जनसंख्या है या जो लोगों की संख्या है उसका जो फैलाव होगा वो जनसंख्या वितरण कहलाएगा। ठीक है, जबकि जनसंख्या वितरण है उसको संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जबकि जनसंख्या घनत्व है वो संख्या में प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए ये दोनों ही अलग अलग हैं। तो जनसंख्या वितरण का जो शब्द का अर्थ है वो भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हो कि पृथ्वी पर या उस किसी क्षेत्र विशेष पर जो लोग हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, वही जनसंख्या वितरण है वो कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद में अपन बात करें तो इस बात से लगाया जा सकता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है। ठीक है, और इस बात को जो अगर फैलाव के बारे में अगर अपन जानकारी दें तो हम देखते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या है वो विश्व के केवल और केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी दी हुई नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्व की अधिकांश जो जनसंख्या है, विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो आपकी कहाँ पाई जाएगी? 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या विश्व की पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसमें आप देख सकते हो कि चीन है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, भारत है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, इंडोनेशिया है, अमेरिका है। तो ये सारे ही जो देश हैं, बड़े देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से, वो सारे के सारे जो हैं या उन देशों का अधिकांश भाग है वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य आता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु की अगर अपन बात करें तो यहाँ की जलवायु है वो मानव बसाव के लिए अनुकूल है। यहाँ का जो धरातल है वो लगभग समतल है, यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, तो इसी स्थिति की वजह से और यहाँ जल की उपलब्धता है वो भी आसानी से हो जाती है। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र हैं वो विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। अगर विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों की अगर अपन बात करें जिनके अंदर विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, तो विश्व के 10 देश ऐसे हैं जहाँ पर विश्व की कुल जनसंख्या का 60% जो है इन 10 देशों में पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 10 देशों में 6 देश जो हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है, यानी विश्व के जो टॉप 10 जनसंख्या वाले देश हैं उन देशों में 6 टॉप देश जो हैं, मतलब 6 जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में आने वाले जो देश हैं उनकी अगर पहचान की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है नीचे देखो एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाले देश। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिए नंबर 1 पर आपका है चीन। ठीक है, नंबर 2 पर भारत। तो ये भारत और चीन दोनों ही एशिया महाद्वीप के हैं। इसके बाद में इंडोनेशिया भी जो है वो एशिया महाद्वीप का ही एक देश है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो देश हैं ये कहाँ के हैं? एशिया महाद्वीप के हैं। तो यहाँ जो है जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो जनसंख्या वितरण होने के बाद अब अपन नेक्स्ट जो है वो देखेंगे जनसंख्या घनत्व।
तो जनसंख्या वितरण आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। केवल और केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र पर लोगों की जो फैलाव है, ठीक है, वो फैलाव ही जनसंख्या वितरण कहलाता है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। तो जनसंख्या घनत्व है वो क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व जो होता है वो भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच जो अनुपात होता है वो ही क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर, इसकी जो परिभाषा है वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको इस बुक में जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो आप नोट कर सकते हो। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रह रहे लोगों की संख्या और उस क्षेत्र प्रदेश का कुल क्षेत्रफल के बीच जो अनुपात होता है वही अनुपात क्या कहलाता है, आपका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के बीच में जो अनुपात होगा वही जो है जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। और इसका सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र है वो दूसरे प्रकार से भी होता है, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ठीक है, या जनसंख्या बटा क्षेत्रफल जो है, इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। और जनसंख्या घनत्व है वो उसको व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इसको व्यक्त है वो किया जाता है। नीचे देखिए आपको यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि एक प्रदेश है, ठीक है, एक प्रदेश है, यानी यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, एक प्रदेश का नाम कै है और उस प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, तो 100 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है और इस प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 1,50,000 है, ठीक है, यानी एक देश जिसका क्षेत्रफल जो है वो कै है और वहाँ जनसंख्या है वो 1.5 लाख जनसंख्या रहती है। और जनसंख्या घनत्व जो है वो हम किस प्रकार निकालेंगे, तो वो है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर, बात क्या आई थी सूत्र में, क्या है, कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या कितनी है, 1,50,000 बटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है 100, ठीक है, तो यहाँ से अपन 100 से 1,00,000 जो 50,000 है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है निकल कर कितना, 1500 व्यक्ति, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार से अपन व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार कै प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चला, तो क्या पता चला, जनसंख्या घनत्व पता चला। जैसे आप किसी भी क्षेत्र का अगर निकालना चाहो तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, वहाँ की जनसंख्या और वहाँ का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। जनसंख्या के अंदर जो है जनसंख्या को डिवाइड किया जाएगा क्षेत्रफल से, ठीक है, यानी जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग दिया जाएगा और उसके बाद में जो आपके पास भागफल जो आता है, ठीक है, वो ही वहाँ का क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व वो कितना है, तो भारत का जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये जो जनसंख्या घनत्व है ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके अलावा आपको बताना है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है, और ये जो आप घनत्व है वो बताओगे राजस्थान का, तो वो आपको कमेंट करना है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। अब यहाँ पर अपन कुछ कारकों की बात कर लेते हैं जो जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा, आपको याद रखनी है कि जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप ये सोचोगे कि इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक तो दिए हुए, कल को क्वेश्चन आ जाए कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें, तो अब तो क्या है, आप जो कुछ स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं और कह सकते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को जो है एक ही कारक प्रभावित करते हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, अगर जनसंख्या वितरण प्रभावित होगा तो जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित होगा, क्योंकि जनसंख्या घनत्व कहाँ से आएगा, जनसंख्या वितरण से आएगा। अगर लोगों का फैलाव है तभी तो जनसंख्या घनत्व आएगा, अगर लोगों का फैलाव ही नहीं है तो जनसंख्या घनत्व कहाँ से आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो ये चीज़ जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो इन दोनों ही कारक, ये जो कारक हैं वो घनत्व और वितरण दोनों को प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे भौतिक कारक की। भौतिक कारक को आप प्राकृतिक कारक भी कह सकते हैं, यानी वह कारक जो प्रकृति द्वारा, ठीक है, या प्रकृति के ऐसे कारक जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं उनको आप भौतिक कारक या प्राकृतिक कारक कह सकते हो। तो यहाँ भौतिक कारकों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कारक आता है जल की उपलब्धता। ठीक है, तो जल की उपलब्धता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता होगा कि जल जो है वो ऑक्सीजन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो है तत्व है जो हमारे जिंदा रहने के लिए सहायक होता है। अब जल जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व हो गया, इसलिए जल के बगैर जो है मानव का अस्तित्व है वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं तो लोग उन स्थानों को प्राथमिकता देते हैं। कौन से स्थानों को? जहाँ जल जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होगा वहाँ जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाएगी। ज़्यादा क्यों पाई जाएगी? क्योंकि लोगों की प्राथमिकता है कि जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है अपन वहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट अगर आप देखो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है जिन क्षेत्रों में जनसंख्या जो आपका जल जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। तो इसके अलावा जल का उपयोग जो है वो पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ जो है पशु, फसलों, उद्योग, नौ संचालन आदि के लिए भी किया जाता है। और यही कारण जो है कि विश्व की जितनी भी नदी घाटियाँ हैं वो सारी की सारी नदी घाटियाँ जो हैं वहाँ पर जनसंख्या जो है वो सघन पाई जाती है। चाहे आप विश्व की किसी भी जो नदी घाटी है उसको उठाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव है वो सबसे ज़्यादा है। और ये विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्रों में आते हैं जितनी भी नदी घाटियाँ हैं। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ कि भारत की बात करें तो भारत में गंगा नदी घाटी जो है या गंगा का मैदान है वो विश्व का सबसे सघन बसे हुए भागों में। चीन का यांगटी सिकियांग का मैदान, ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका की नील नदी मैदान, ठीक है, मिसिसिपी नदी घाटी। इसके अलावा आपको और कई एग्जाम्पल भी ऐसे मिल जाएंगे जो इस प्रकार से आपके होंगे कि जो सबसे ज़्यादा सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। तो इसलिए नदियों के पास जो है विश्व की जनसंख्या है वो ज़्यादा बसी हुई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और पानी जो है, पानी का जो उपयोग है वो क्या है, एक ही नहीं है, बहु उपयोगी है। पानी का जो उपयोग है वो बहुत सी जगह होता है, इसलिए पानी जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे नंबर 2, भू आकृति। तो भू आकृति की बात करें तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो समतल मैदान या मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं उसको बसने के लिए वीर्यता देते हैं। अब वो वीर्यता क्यों देते हैं? क्योंकि इसके पीछे का कारण होता है कि समतल मैदान या जो मंद ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है फसलों का उत्पादन करना, सड़क निर्माण करना, उद्योगों आदि सभी के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। यानी आसानी से वहाँ जो है उनका निर्माण जो है वो किया जा सकता है या उनको स्थापित किया जा सकता है। समस्याएं जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो है लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। वहीं अगर अपन दूसरी ओर देखें तो पर्वतीय और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है मानव बसाव वो कम पाया जाता है। क्यों कम पाया जाता है? वो इसलिए पाया जाता है कि परिवहन तंत्र के विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं। एक तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है परिवहन का विकास है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतने आसानी से नहीं किया जा सकता, अगर किया भी जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर कृषि करना संभव नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ उद्योगों की स्थापना करना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो केवल और केवल मैदानी भागों में आसानी से जो है वो की जा सकती है, कम खर्च पर की जा सकती है, जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है और समस्याएं भी इन क्षेत्रों में
कम होती हैं। तो इस वजह से जो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, समतल भागों को जो है वो पहले वरीयता देते हैं। यहीं अगर अपन उदाहरण देखें तो गंगा का मैदान है वो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ मैदान है। तो वहीं अगर अपन बात करें हिमालय की, तो हिमालय पर्वतीय भाग है वो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है सीधा सा जो है आप स्पष्ट हो रहा है कि भूआकृति है तो ऐसी भूआकृतियाँ जहाँ पर जो है समतल और मंद ढाल वाली होंगी वहाँ जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ समस्याएं जो हैं वो कम होती हैं, आसानी के साथ विकास जो है वो किया जा सकता है। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें जलवायु की, तो जलवायु जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जलवायु जो है वो महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जलवायु बहुत ही जो है प्रभावित करता है जनसंख्या के फैलाव को या जनसंख्या के वितरण को। क्यों करता है? क्योंकि जलवायु की बात करें तो जलवायु देखो एक प्रकार से अगर अपन देखें तो कुछ जलवायु जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा कठोर जल होती हैं, जो क्या होती हैं असुविधाजनक होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे क्षेत्र जहाँ की जलवायु है वो बहुत ज़्यादा शीत है। ठीक है, तो वहाँ पर लोगों का फैलाव कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अत्यधिक शीत के कारण वो जो क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा जो है समस्या खड़ी करता है। वहीं अगर बहुत ज़्यादा उष्ण जलवायु हो तो वहाँ पर भी क्या है, जनसंख्या का फैलाव है वो कम पाया जाता है। ठीक है, सी जलवायु में आप देख सकते हो साइबेरिया है, ग्रीनलैंड है, उत्तरी कनाडा है, तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का फैलाव है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु अत्यधिक कठोर है। ठीक है, वहीं अगर अपन उष्ण की बात करें, उष्ण जलवायु की, तो आप देखोगे कि विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव जो है वो बहुत ही कम है। केवल और केवल अपवाद के रूप में थार मरुस्थल को छोड़कर आप जितने भी मरुस्थल हैं उनको आप देखोगे तो वहाँ जनसंख्या जो है वो विरल पाई जाती है। ठीक है, तो उष्ण मरुस्थलों में थार का मरुस्थल है वो एक अपवाद स्वरूप है, जहाँ का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। बाकी किसी भी जो आप उष्ण मरुस्थल को आप देखोगे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है जनसंख्या का फैलाव है वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो और लोग ऐसी जलवायु में रहना पसंद करेंगे जो जलवायु क्या होगी, सम होगी। ठीक है, विशेष करके समशीतोष्ण जो जलवायु होती है, शीतोष्ण जलवायु कटिबंध है, यहाँ पर जनसंख्या का फैलाव ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है तो यहाँ की जो जलवायु है वो मानव के अनुकूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जनसंख्या है वो ज़्यादा पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जो जनसंख्या के वितरण जो जलवायु की वजह से जो है प्रभावित हैं। जैसे अगर वो एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश है, तो ये जो प्रदेश है ये अगर अपन इतिहास में देखें तो प्रारंभिक कालों से ही जो है सघन बसे हुए क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है वो काफ़ी ज़्यादा सुखद जलवायु है। इसके अलावा आपको और भी जो है भारत का उत्तर का जो मैदान है वहाँ पर भी जनसंख्या का फैलाव है वो अच्छा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जिसकी वजह से लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट की अपन बात करें तो वो है मृदाएं। तो मृदाएं क्या होती हैं? मृदा जो होती है वो भी जनसंख्या के वितरण को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। क्यों करती है? क्योंकि लोग ऐसे क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे जहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होगी, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी जो है वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो अगर कृषि करनी है तो कृषि करेंगे तो उसके लिए मिट्टी अच्छी चाहिए, तभी उत्पादन बढ़ेगा, तभी उत्पादन ज़्यादा प्राप्त होगा, ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जो मानव है वो ज़्यादा रहना पसंद करता है। ठीक है, उपजाऊ मृदा कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए उपजाऊ जो दोमट मिट्टी वाले प्रदेश हैं वो वहाँ पर जो है अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदा गहन कृषि के लिए जो है आधार बनती है। क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है? ठीक है, तो सघन जनसंख्या की आप बात करोगे तो आप कह दोगे कि भाई ऐसा क्षेत्र कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान है। भारत का उत्तर का विशाल मैदान है जो मिट्टी की उपजाऊता के कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र है। अपन यहाँ बात कर रहे हैं उन क्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं जिन क्षेत्रों में जनसंख्या है वो विरल पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? उसके पीछे का कारण है मृदा का अनुपजाऊपन।
ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है क्या हो जाएगा, राजस्थान का पश्चिमी भाग, जहाँ पर अनुपजाऊ जनसंख्या मिट्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से जनसंख्या कम पाई जाती है, ठीक है। ऐसे और भी आपको अगर आप ढूंढोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से। नेक्स्ट कारक की अपन बात करते हैं, वो कारक है आर्थिक कारक, ठीक है। तो आर्थिक कारक है वो मानव की आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड है, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं से रिलेटेड है। तो इसके अंदर आपके जो है 3 पॉइंट आते हैं। तो पहला आपका आता है खनिज। जिन क्षेत्रों में खनिजों का जो निक्षेप है वो बहुत ज़्यादा है, तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या फैलाव ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि खनिज जो होते हैं ना, वो उद्योगों के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहूँ कि लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है। तो अब लोहा इस्पात उद्योग है तो इसके लिए कच्चे माल चाहिए। अब कच्चे माल कौन कौन सा होगा इसमें? देखिए, आपका लोहा अयस्क होगा, इसके अलावा कोयला होगा, इसके अलावा मैग्नीज होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लोहा इस्पात उद्योग में काम आते हैं। अब लोहा इस्पात उद्योग जो है वो इनकी वजह से ही चलेगा। तो इस वजह से जहाँ पर उद्योग ज़्यादा मतलब खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र भी होते हैं, और इसी वजह से जो है क्या होते हैं कि उन क्षेत्रों के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ जो हैं वो रोज़गार प्राप्त कराती हैं, और यहाँ पर खनन और जो औद्योगिक क्रियाएँ हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं। अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अब रोजगार के लिए लोग जो हैं वो कहाँ आएंगे? उन क्षेत्रों में आएंगे, और उन क्षेत्रों में आकर वहाँ पर जनसंख्या का फैलाव जो होता है या जो जनसंख्या की सघनता है उसको बढ़ा देते हैं, कि रोजगार के लिए लोग जो हैं वो आते रहते हैं। अफ्रीका ही कि अगर यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें तो अफ्रीका का जो है टांगा जाम्बिया जो तांबा पेटी है, इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है तांबे की वजह से, ठीक है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें नगरीयकरण, तो नगरीयकरण जो है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है आर्थिक कारक में, कि नगर जो है वो रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है वो नगरों की ओर आकर्षित होती है। अच्छी नगरीय सुविधा तथा नगरीय जीवन के आकर्षण से लोग जो है नगरों की ओर खींचते हैं, ठीक है। इसके अलावा नगरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं। नगरों का जो जीवन शैली होती है वो गाँव से अलग होती है, ठीक है। तो वो जो नगरों की जीवन शैली है वो लोगों को नगरों की ओर आकर्षित करती है। भाई, भौतिक सुख सुविधाओं से जो नगरों का जीवन होता है वो परिपूर्ण होता है, ठीक है। और इन जो मानव की बात करें तो मानव क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही जाता है या उनसे आकर्षित होता है, तो उनकी प्राप्ति के लिए वो नगरों की ओर चला जाता है, जिससे क्या होता है, नगरों की जो जनसंख्या है वो बढ़ने लग जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास है वो अधिक होता है। भाई, सीधा सा बात है कि आज जो भी लोग हैं, ठीक है, या इस टाइम, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि उनका जीवन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। उनको सारी सुविधाएं जो हैं वो आसानी से उपलब्ध हों। तो ऐसी सुविधाएं कहाँ उपलब्ध होंगी? नगरों में। आ रहा है ना? तो नगरों में होंगी। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये चीज़ जो है वो आपकी महत्वपूर्ण रहती हैं, ठीक है। तो इस वजह से गाँव से नगरों की ओर प्रवास होता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में जो है प्रवासियों को नियंत्रित आकर्षित कर रहे हैं। तो विश्व के जो बड़े बड़े नगर हैं, जैसे आप बात करें हर एक देश का जो है वो बड़े बड़े नगर हैं वो हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, चेन्नई है, ठीक है, कोलकाता है। तो ये क्या कर रहे हैं? लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। क्यों आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि ये जो नगर हैं इनमें सुख सुविधाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो लोग इनकी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं विश्व के और भी आप देशों के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करोगे तो उन देशों के भी जो बड़े नगर हैं वो उस देश की जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं। उसके बाद में आता है औद्योगिक पेटियाँ। तो औद्योगिक पेटियाँ जो है वो रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ पर रोज़गार के उपलब्ध भी ज़्यादा होंगे, वही उपलब्धता बढ़ेगी क्योंकि रोज़गार ज़्यादा है और बड़ी संख्या में लोग हैं वो उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे। इसमें केवल और केवल जो है कारखानों में काम करने वाले श्रमिक ही नहीं होते हैं, यानी औद्योगिक
पेटियों की बात करें या औद्योगिक नगर आप बोल सकते हो, तो औद्योगिक नगरों में जो है केवल और केवल जो कारखानों में काम करने वाले जो लोग होते हैं वही नहीं होते, इसके अतिरिक्त भी और जो लोग हैं वो भी होते हैं, जैसे परिवहन चालक, ठीक है, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले लोग भी वहाँ पर रहते हैं। क्योंकि औद्योगिक नगर जो होता है ना, तो उसमें भी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि औद्योगिक नगर में केवल और केवल श्रमिक होंगे, क्योंकि श्रमिक जो होंगे तो वो अपने परिवार के साथ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सारी सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग जो हैं वो व्यवसायी जो लोग हैं वो पाए जाते हैं, और वहाँ पर जो है रोज़गार के अवसर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लोग उन उद्योगों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिस वजह से उन क्षेत्रों की जनसंख्या है वो बढ़ जाती है, या जनसंख्या जो है वो सघन हो जाती है। उदाहरण के लिए जापान का कोबे ओसाका जो प्रदेश है वो अनेक औद्योगिक उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है जापान के औद्योगिक प्रदेश का, ठीक है, कोबे ओसाका प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इस वजह से वहाँ पर क्या है, रोज़गार के अवसर ज़्यादा हैं, इसलिए लोग वहाँ पर उस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, और जिसकी वजह से वो जो क्षेत्र है वो जापान का सबसे सघन बसे हुए क्षेत्रों में से एक बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से रहता है। इसमें यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और आपके यहाँ है कि फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों की सोचिए। यानी यहाँ पर जो है नगर की अगर अपन बात करें तो नगर जो है वो आकर्षित कर रहे हैं, नगर क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, वहाँ पर सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं और है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कारक भी हैं जो कष्टदायक हैं। यानी नगरों में ऐसे कारक भी हैं जो कारक क्या हैं, सुविधाओं को नहीं बल्कि असुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन सी ऐसी असुविधाएं हैं जो नगरों में पाई जाती हैं, उसकी सूची आपको बनानी है, तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो आपका ये जो इसमें रहा, अब एक और कारक आपका यहाँ बच जाता है, तो वो कारक आपका है सांस्कृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की अगर अपन बात करें तो देखिए, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में जो है बहुत सी जो कारक हैं वो जो है इसके अंदर समाये गए हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो कुछ स्थान जो होते हैं वो धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। यानी कुछ स्थान या कुछ क्षेत्र विशेष ऐसे होते हैं कि ये या तो वहाँ पर क्या है, धार्मिक केंद्र होते हैं, या तो वो क्षेत्र हैं वो धार्मिक केंद्र होते हैं या सांस्कृतिक केंद्र होते हैं, और यही चीज़ जो है लोगों को आकर्षित करती है, ठीक है। तो कैसे, तो इसमें देखिए धार्मिक केंद्रों की बात करें तो हमारे भारत के अंदर अगर अपन बात करें जैसे वाराणसी, तो वाराणसी क्या है, एक धार्मिक केंद्र है। इसके अलावा मदुरई, हरिद्वार, ठीक है, तो ये क्या है, एक धार्मिक केंद्र है, ठीक है, तो वो लोगों को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक केंद्र भी जो हैं तो वो भी ऐसा ही जो आकर्षित करें, ठीक है। इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। तो इसके अलावा लोग ऐसे क्षेत्रों में भी रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक जो है वो अस्थिरता हो, ठीक है। देखो, मानव जो है वो ऐसे समाज में रहना पसंद करता है जो समाज क्या हो, सभ्य समाज हो, ठीक है, या वहाँ की सामाजिक व्यवस्था उन्नत हो, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में मनुष्य रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ पर सामाजिक असमानताएं हों, ठीक है। वहाँ पर मतलब कहने का मतलब क्या, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हों, दंगे होते हों, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग जो है वो रहना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में भी लोग रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ की राजनीति है वो अस्थिर हो, ठीक है। यानी स्थिर राजनीति जो है वाले क्षेत्रों में ही लोग रहना पसंद करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें तो लगातार भारत की, तो हमारे देश को क्या है, लगातार जो है प्रवासियों जो हैं उनको झेलना पड़ रहा है, या शरणार्थियों की संख्या वो भारत में ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, राजनीतिक अस्थिरता है जिसकी, और भारत में क्या है, राजनीतिक स्थिरता है। इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो धीरे धीरे भारत के अंदर पलायन कर रहे हैं, यानी भारत में शरणार्थियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत में राजनीतिक जो है वो स्थिर है, जबकि इन हमारे जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर राजनीतिक
अस्थिरता है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो लोग हैं वो प्रवास करते हैं। कई बार सरकार भी जो है ऐसा करती है कि जिन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है और तो वहाँ पर वो क्या है, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों से लोगों को वहाँ बसाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम जनसंख्या है, तो सरकार क्या करती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। ये लोगों को प्रोत्साहित करके वो कम जो जनसंख्या वाले क्षेत्र है वहाँ पर बसाने के लिए भी जो है प्रयास करती है। जैसे मान लो कि जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का पश्चिमी भाग है वो विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सघन जनसंख्या है तो वहाँ से उन क्षेत्रों में जनसंख्या को बसाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सरकार जो है वो कई बार जो है ऐसी स्थितियाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं और सरकार ऐसा करती है कि लोगों को वो क्या करेगी, लालच देगी। देखो सीधी सी बात है कि वहाँ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, जैसे मकान बना कर देगी या और चीज़ें हैं जो है पैसे वगैरह देगी या और कोई अन्य विशेष सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सरकार भी क्या करती है, इसको बढ़ावा देती है। क्या आप अपने प्रदेश के कुछ ऐसे उदाहरण को सोच सकते हो? तो क्या हमारे राजस्थान में इस प्रकार के कोई उदाहरण जो है वो देखने को मिल सकते हैं? तो अगर हैं तो उनको आपको सूचीबद्ध करना है। इस वीडियो में अपन बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि की, कि जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है और किस प्रकार से ये प्रभावित होती है और किस प्रकार से ये जनसंख्या के लिए या जनसंख्या अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।